अच्छा, कल संडे था तो रिवीजन कर लिया होगा पूरा मेवाड़ का? नहीं किया? क्यों? कहाँ बिजी थे? बारिश आ रही थी? कल बारिश आ रही थी इसलिए? कौन सा शासक पढ़ रहे थे, सांगा? तो मेवाड़ के अंदर सबसे पहले जिस राणा को हमने पढ़ा वो राणा हमीर। राणा हमीर के बाद में हमने पढ़ा क्षेत्र सिंह को। क्षेत्र सिंह के बाद में हमने जिसको पढ़ा वो कौन है? लाखा। लाखा के बाद में जिसको हमने पढ़ा वो है आपके मोकल। मोकल के बाद में जिसको हमने पढ़ा वो है कुंभा। कुंभा के बाद में है उदा। उदा के बाद में है रायमल। रायमल के बाद में है सांगा। ठीक है। अच्छा, सांगा से संबंधित कहां तक चर्चा हुई थी? सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528। मृत्यु हो गई थी कल। आखिरी लाइन क्या थी? तो छतरी भी बना दी, किसने बनाई? तो फिर नोट करके ये भी लिखा होगा कि अशोक परमार को राणा सांगा ने कौन सी जागीर दी थी? तो लिखा नहीं था, बताया था केवल। चलो ठीक। तो कल वाला पेपर देखा? और राजस्थान में कल एक एग्जाम हुआ था, पता आपको गलती से? कौन सा? तो उनमें से इस कुंभा से कहां से क्वेश्चन आया था? उनके साहित्य से क्वेश्चन आया। पूछा था कौन सी रचना कुंभा की आपके भी इधर से आई। और सांगा से जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? युद्धों से। चलिए, तो सांगा के अंदर हमने सारे युद्ध पढ़े। एक बार थोड़ा सांगा को पढ़ लेते हैं वापस कि क्या क्या हमने पढ़ा। सांगा के प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा की। इसमें प्रमुख रूप से सबसे पहला जो युद्ध था वो था खातोली का युद्ध। खातोली के युद्ध के बाद में लड़ा गया था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी के बाद में लड़ा गया था गागरोन का युद्ध। गागरोन के बाद में लड़ा गया था इडर का युद्ध। इडर के बाद में युद्ध हुआ है बयाना का। और बयाना के बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया है? खानवा। खातोली का जो युद्ध है ये 1517 के अंदर हुआ था सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसके अंदर विजय सांगा की होती है। हालांकि एक पैर और एक हाथ कट जाता है उस युद्ध में। ठीक है। दूसरा जो युद्ध है बाड़ी का युद्ध 1518 के अंदर लड़ा गया था सांगा और इब्राहिम लोदी। इसमें इब्राहिम लोदी के सेनापति आए थे मियाँ हुसैन और मियाँ माखन, याद रखना। ठीक है। गागरोन का युद्ध लड़ा गया था 1519 के अंदर, जहां पर महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया था किसने? सांगा ने, और कैद भी कर लिया था। उसके बाद में उसके पुत्र शहजादे को जमानत के तौर पर रखकर उसको रिहा किया था। ठीक है। फिर हुआ था इडर का युद्ध 1520 के अंदर। इडर का शासक बनाया था सांगा ने किसको? सांगा ने इडर का किसे बनाया था? ये नहीं लिखा है क्या? अच्छा, कहाँ लिखा? लिखा है क्या? मुझे लगता है नहीं लिखा है होगा। जबरदस्ती हाँ कर रहे हैं कि लिखो है। कहाँ लिखो है? या बताओ, कॉपी खोलो देखो कहाँ लिखो है। बताओ कहाँ लिखा है या इडर के युद्ध में के राजा बना? सब कुछ पढ़ाता है टीचर, क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है तो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं हमें कहाँ लिखा है। अब जाओ खानवा के युद्ध में देखो। खानवा का युद्ध देखो, और खानवा के युद्ध में देखो इडर से कौन आया है। तो ये क्यों आया है? इसका ननिहाल था यहाँ, क्योंकि सांगा ने इडर का राजा किसको बनाया है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, ये भारमल इसीलिए आया है। ठीक है। इसीलिए कौन आया है? अरे भोला आदमी था को कहीं हुई। फिर उसके बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? बयाना का युद्ध। और बयाना के बाद में कौन सा है? खानवा। खानवा के युद्ध में डूंगरपुर से कौन आया था? और सिरोही से कौन आया था? सिरोही। मारवाड़ से कौन आया था?
मेवात से कौन आया था? वहां से कौन आया था? बीकानेर से। कल पूरा पढ़ लिया कुल मिला के? बारिश हो रही थी इसलिए पढ़ रहे थे। क्या हुआ? सर उदयपुर को आगे बता दूंगा मैं। ऐसे 1680 के अंदर हुई थी। औरंगजेब ने मेवाड़ पर अटैक किया था। कौन सा? बाबरनामा। वो बाबरनामा के अनुसार ये बताता है। कहाँ थे हम? खानवा में थे। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि खानवा के युद्ध में सांगा घायल हो गए। इसीलिए घायल सांगा को कहां ले जाया गया? बसवा। कौन लेकर गए थे? मालदेव और अखेराज। उसी बसवा के अंदर राणा सांगा का बना हुआ है चबूतरा। राणा सांगा की छतरी कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ में। किसने बनाई थी? तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे नोट लगाओ। अरे मैं कह रहा हूं इस नाम के आदमी बहुत अच्छे होते हैं। लिखो नोट करके। नोट करके लिखो। लिख, लिखो राणा सांगा ने। लिखो राणा सांगा ने राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी। ठीक है। एक तो राणा सांगा की ये बात, और एक लिखिएगा राणा सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दान में दिए थे। अशोक परमार को तो उपरमाल की जागीर इसीलिए दी थी क्योंकि अशोक परमार बिन बुलाए आया था खानवा के युद्ध में। और हरिदास चारण को 12 गांव इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि गागरोन का जो युद्ध हुआ था ना 1519 के अंदर, सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य, उस महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ने वाला बंदा यही है, हरिदास चारण। इसीलिए महमूद खिलजी सेकंड को पकड़कर सांगा को दिया कि ये लो। और एक बात और लिख लो, बाबर ने सांगा की पत्नी क्रमावती को बेटी कहकर संबोधित किया। पता नहीं कैसे। इसीलिए तो आगे चलकर कर्मावती जो है वो हुमायूं को राखी भेजेगी, क्योंकि हुमायूं कैसे हो गया? भाई हो गया ना, इस कथन की वजह से। लिख लिया? बस यहां पर पहुंचते पहुंचते आपके अब कंप्लीट हो गया है राणा सांगा। ठीक है, चलिए अब देखिए राणा सांगा के बाद में चित्तौड़ के अगले राजा कौन बनते हैं। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा आपको कि राणा सांगा के बाद में चित्तौड़ के अगले राजा कौन बने। देखिए राणा सांगा के बाद
शासक। देखिए, राणा सांगा के बाद शासक कौन कौन बनेंगे, तो उस लिस्ट में सांगा के पुत्र हैं। सांगा के कितने पुत्र? वैसे 4 पुत्र हैं, लेकिन 3 पुत्र क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। कौन कौन से 3 पुत्र हैं देखो। उसमें से एक पुत्र है, उसका नाम तो है राणा रतन सिंह, या फिर इसी का नाम है रतन सिंह द्वितीय। जब नाम के आगे राणा लग रहा है तब तो ये केवल क्या है? राणा रतन सिंह। मतलब रतन सिंह के नाम के आगे यदि राणा लग रहा है तो ये क्या है? राणा रतन सिंह। लेकिन जब राणा नहीं लग रहा है तब ये रतन सिंह द्वितीय है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले चित्तौड़ का एक राजा हमने पढ़ रखा है जिसका नाम क्या है? रतन सिंह। और वो कौन सा है? रावल रतन सिंह। ठीक है। तो राणा सांगा के बाद में अगला जो राजा बनेगा वो है राणा रतन सिंह। टाइमिंग रहेगा 1528 से लेकर 1531। इसके बाद में सांगा का दूसरा पुत्र है, वो भी राजा बनेगा और उसका नाम है राणा विक्रमादित्य। वो कौन सा है? राणा विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का टाइमिंग है 1531 से लेकर 1536। इसके बाद में इसका तीसरा पुत्र भी राजा बनेगा और उसका नाम है आपके महाराणा उदय सिंह। और ये जो महाराणा उदय सिंह है, इनका जो टाइमिंग है वो है आपके सामने 1537 से लेकर 1572। 1572। इन दोनों के बीच में 1 साल का ध्यान रखना पड़ता है ना पूरा। तो सांगा के बाद में कौन बना? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में कौन बनेगा? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद में कौन बनेगा? उदय सिंह। इन दोनों के बीच में 1 साल का गैप है। आ रहा है ना? तो ये 1 साल का गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में अस्थायी शासक बनेगा। और अस्थायी जो शासक बनेगा वो बनेगा बनवीर। और बनवीर कोई राणा नहीं है, ये गलती से आ गया, ये अवैध संतान है। हमारे राजस्थान में एक एग्जाम होते हैं टेक्निकल हेल्पर, हम सुने टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम होते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के कौन से नंबर के महाराणा बने थे? राणा या महाराणा वही लगेगा ना जैसे राजा बनेगा। तो पूछना ये चाह रहा है कि उदय सिंह कौन से नंबर का राजा है? देख वो फिर देखो क्या पता आंसर आ जाए। पहले राजा कौन बने? हमीर के बाद में कौन बना? छेत्र सिंह। छेत्र सिंह के बाद में कौन बना? लाखा। लाखा के बाद में मोकल। मोकल के बाद में कुंभा। कुंभा के बाद में उदा। उदा के बाद में रायमल। रायमल के बाद में सांगा। सांगा के बाद में रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद में कौन बनेगा? प्रताप। और यही क्वेश्चन पूछा कि कौन से नंबर का बना।
तो कौन से नंबर का राजा बना? अच्छा, थान काउंट करनी आती नहीं है ना। ये देखो, एक, ये दो, तीन, चार, पांच, पांच के बाद में छह, फिर सात, आठ, नौ, नौ के बाद में क्या आएगा पता है? दस, शाबाश। 11, और उसके बाद में 12। क्वेश्चन ये पूछा था कि उदय सिंह कौन से नंबर के महाराणा बने थे। वहां पर ऑप्शन में था 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये क्वेश्चन अब आएंगे आपके आरएसएसबी और आरपीसी बोर्ड द्वारा जितने एग्जाम होंगे ना, उसमें ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। पहले ही बता रहा हूं आपको, फिर ऐसे बोलोगे सर नहीं पूछा। अब हो सकता है कि आपको ये पूछेगा कि मेवाड़ के कौन से नंबर के महाराणा बने थे प्रताप शासक, तो 12वें नंबर के। इनके बीच में यदि देखेंगे तो यहां पर बीच में आता है विक्रमादित्य और उदय सिंह के बीच में कौन? बनवीर। लेकिन बनवीर कोई राणा और महाराणा नहीं है, वो तो गलती से आ गया है। ठीक है, चल, ये होता, ये डायग्राम बनो, फिर एक एक के बारे में चर्चा करें। ऊपर वाला नहीं लिखना, ये आपने पहले लिख रखा है। ठीक है, तो सर उदयपुर की लड़ाई कब? अरे आते ही बता दिया, सबसे पहले यही बताया मैंने। मैंने कहा उदयपुर की लड़ाई 1680 के अंदर हुई है, और औरंगजेब ने, और 1680 के अंदर मेवाड़ के महाराणा है राज सिंह। औरंगजेब ने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था उदयपुर को लूटने के लिए, और उदयपुर को लूट लिया था उसने। तो वो उदयपुर की लड़ाई 1680 है। ठीक है, चलिए। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा इनका, और बीच में अस्थायी राजा जो आ रहा है ना, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। सोजत किले का निर्माण मालदेव ने करवाया, बिल्कुल सही है। ठीक है, राणा विक्रमादित्य का टाइमिंग है 1531 से लेकर 1536। ठीक है, अब देखो, आओ इधर। लिख लिया सबने?
अब बोर्ड पर देखो, अगला राजा जो बनेगा वो है आपके कौन, राणा रतन सिंह। ठीक है, टाइमिंग 1528 से लेकर 1531। मेवाड़ के राजा की खास बात है, वैसे सभी रियासतों के राजाओं की खास बात है कि राजा जब पता लग जाए उसको कि अब हम चलने वाले हैं इस दुनिया से, तो जाने से पहले वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि मेरे बाद में राजा ये बनेगा। और फिर धीरे धीरे पता भी लगने लग जाता है कि मतलब राजा कौन बनेगा, लग जाता है ना। वैसे हुआ क्या था कि सांगा की पत्नी है जिसका नाम है कर्मावती। ये जो कर्मावती है ये सांगा के अंतिम समय में साथ में थी। अब एक राजा की बहुत सारी रानियां होती है, लेकिन जो रानी अंतिम समय में साथ होती है अक्सर राजा उसकी बात मान लेता है गलती से, लेकिन सांगा यहां माना नहीं। 3 व्यक्ति हैं, एक तो है रतन सिंह, ठीक है, एक है विक्रमादित्य, और एक कौन है, उदय सिंह। सांगा ने जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया था, रतन सिंह को, और सांगा ने ही कर्मावती के दोनों पुत्रों को रणथंबोर की जागीर दी थी। बोला रणथंबोर आपका है। रतन सिंह के पास में क्या बचा, चित्तौड़। इन 2 किलों के अंदर ही तो हुआ करता था खजाना मेवाड़ का, इन 2 में ही है। तो सांगा ने जाने से पहले रतन सिंह को तो बना दिया था अगला राजा चित्तौड़ का, और इन दोनों को कहा, कर्मावती को कहा कि तेरे दोनों पुत्रों को क्या मिल जाएगा, रणथंबोर। सांगा की मृत्यु हो गई। उसके बाद में रतन सिंह चाह रहा है कि मैं और किसको ले लूं साथ में, रणथंबोर को भी। कर्मावती चाहती है कि रतन सिंह को मार के मैं अपने पुत्रों को क्या दे दूं, चित्तौड़। ऐसी बात है। रतन सिंह रणथंबोर जीत सकता है, लेकिन रतन सिंह और रणथंबोर के बीच में जो है वो कर्मावती का भाई है, और जिसका नाम है सूरजमल हाड़ा। यानी कि उदय सिंह और विक्रमादित्य का क्या हो गया, ये मामा। रतन सिंह रणथंबोर जीत सकता है, लेकिन बीच में कौन है, इसका मामा, जिसका नाम क्या है, सूरजमल हाड़ा। रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा दोनों के मध्य पहले से दुश्मनी है किसी बात को लेकर। वो कौन सी बात है, तो वो भी सुन लो। आमेर का एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा। इस पृथ्वीराज कछावा की एक पुत्री थी। तो पृथ्वीराज कछावा की पुत्री और रतन सिंह ने क्या किया, बिना किसी को बताए आपस में शादी कर ली। जैसे यहां होता है ना आजकल। हाँ, दोनों ने किसी को बताया भी नहीं, यानी कि पुत्री ने ना अपने पिता को बताया और ना रतन सिंह ने किसी, दुनिया में किसी को नहीं बताया। अच्छी खबर थी ना, व्हाट्सएप नहीं था, वरना तो स्टेटस लगा लेते, ये आज मेरी हो गई, तो किसी ने बताया नहीं। आगे चलकर क्या हुआ कि पृथ्वीराज कछावा ने अपनी ही पुत्री का विवाह किसके साथ किया, सूरजमल हाड़ा के साथ। उस समय पृथ्वीराज कछावा की पुत्री ने अपने पिता को बताया नहीं कि मेरे पहले से है, बात को छुपा लिया, और किसके साथ शादी हो गई। तो इस बात को लेकर रतन सिंह अक्सर गुस्सा करता था, किस पर, सूरजमल। तो रतन सिंह के सामने दोनों ही ऑप्शन आ गए। रतन सिंह ने कहा चलो पुराने प्यार की भी बात हो जाएगी और रणथंबोर भी अपना हो जाएगा। इसीलिए रतन सिंह जो है वो सूरजमल हाड़ा को एक उत्सव में बुलाता है। रतन सिंह के समय मेवाड़ में एक उत्सव की शुरुआत होती है जिसका नाम है अहेरिया उत्सव। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अहेरिया उत्सव की शुरुआत किसके समय हुई थी, रतन सिंह के समय। यह अहेरिया उत्सव क्या होता है, अहेरिया उत्सव होता है कि जब बसंत ऋतु आती है ना, तो उस बसंत ऋतु के अंदर मेवाड़ का जो मेवाड़ को जो राजा होता है वो अपनी रियासत के बाहर जाकर शिकार खेलता है।
इसीलिए तो आप पढ़ते होंगे कि राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। हमारे राजस्थान में शिकार खेलना एक प्रथा थी, एक परंपरा थी, प्रतिबंध नहीं था। इसीलिए रतन सिंह कौन से उत्सव में है? अहरिया उत्सव में। और वहीं पर कौन है? कहते हैं कि दोनों ही एक शुअर को मारते मारते दोनों एक साथ में घोड़े पर दौड़ रहे थे। अचानक से रतन सिंह ने सूरजमल हाड़ा पर वार कर दिया भाले से। लेकिन कहते हैं कि उस वार में सूरजमल बच गया। जब सूरजमल ने वार किया तो रतन सिंह नहीं बचा। लेकिन आखिरी में कहते हैं कि रतन सिंह ने भी किसकी हत्या कर दी? सूरजमल। दोनों ही लड़ते हुए मारे गए। कहानी समाप्त। किसकी? और कर्मावती जो सोच रही थी वो सब कुछ सही हुआ, और कर्मावती ने किसको राजा बना दिया? विक्रमादित्य को। यहां पर एक कथन हमें यह भी मिलता है कि सांगा की जैसे ही मृत्यु हुई और चित्तौड़ का जैसे ही राजा बना कौन? तो कर्मावती ने बाबर को बुलाया था। किसको बुलाया था? लेकिन बाबर आया नहीं था, क्योंकि बाबर युद्ध करने में बिजी था। और आगे चलकर फिर 1530 के अंदर किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की। आगे आप सुनेंगे कि यही कर्मावती और किसको बुलाती है? तो कर्मावती ने अपने समय दो मुगल बादशाहों को बुलाया था, बाबर और हुमायूं। आए दोनों ही नहीं थे। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी से कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है ये, अहरिया उत्सव कौन सी ऋतु में खेला जाता है? बसंत ऋतु में। इसकी शुरुआत किसके समय हुई? और रतन सिंह किसके साथ युद्ध करते हुए मारा गया? ये बूंदी का राजा था। और बूंदी की तो राजकुमारी है कौन? कर्मावती। ठीक है, तो आपके लिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या बने? आपको यहां पर ये शादीवादी का ध्यान नहीं देना, कर रहे हैं करने दो लोगों, हमारा क्या है, होती रहती है शादियों का क्या है, जब तक हमारी नहीं हो जाती। तो राणा सांगा के बाद में अगला राजा कौन बना? पहला क्वेश्चन तो ये हेडिंग डाली आपने, लिखो इसके अंदर, राणा रतन सिंह। अहेरिया उत्सव। क्या होता है अहेरिया उत्सव? तो याद रखिएगा, वैसे ये खेला जाता है बसंत ऋतु में। अब ये तो आपको पता ही है कि बसंत ऋतु कब आती है। तो अहेरिया उत्सव के अंदर क्या होता है कि मेवाड़ का जो राजा है वो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ शिकार खेलता है। वो उत्सव कौन सा होता है? अहेरिया उत्सव। तो लिख लो इसके अंदर, मेवाड़ का राणा अपने रिश्तेदारों वे भाई बंधुओं के साथ शिकार खेलने जाता है। उसे बोलते हैं अहेरिया उत्सव। ठीक है, और इसी अहेरिया उत्सव के तहत याद रखिएगा, रतन सिंह वे बूंदी के सूरजमल हाड़ा, रतन सिंह वे बूंदी के सूरजमल हाड़ा आपस में लड़ते हुए मारे।
ठीक है अजीत, ये आपको टेक्निकल टीम बता देगी, ठीक है, चिंता मत करो। तो बस ये बात है आपके किसकी, राणा रतन सिंह की। आजकल एग्जामिनर के अंदर हम देखते हैं आरपीसी के जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, पहले क्या है क्वेश्चन जैसे आता था, इससे पहले रतन सिंह के पिताजी को हमने कितने डिटेल से पढ़ा था सांगा, और कितने वीर राजा भी थे और कितनी सारी बातें थी, लेकिन एग्जामिनर नहीं पूछता है। जिस राजा के बारे में केवल 3 लाइनें होती है, क्वेश्चन उठाकर उसी राजा से पूछा जाता है, क्योंकि कुंभा, लाखा, सांगा, महाराणा प्रताप एग्जामिनर सोचता है कि बच्चों ने इनको तो पढ़ पढ़ के रट लिया है, तो चलो पूछ लेते हैं सांगा का पुत्र कौन है, तो वो तब पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये रतन सिंह की बात कंप्लीट। नेक्स्ट अगला हेडिंग लगाइए आप। अगला राजा है आपके महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य का टाइमिंग जो है वो है 1531 से लेकर 1536, और ये समय बच्चा है। सोचो उदय सिंह का बड़ा भाई है विक्रमादित्य, और बनवीर जब स्थायी राजा बनेगा तो उदय सिंह को मारने का प्रयास करेगा, और उस समय उदय सिंह को पन्नाधाय टोकरी में लेकर जाएगी। तो सोचो जब उदय सिंह टोकरी में है तो ये तो अभी खेल रहा है, कौन, महाराणा विक्रमादित्य। तो ये अल्प आयु में क्या बना था, राजा बना। लिखो पहली बात, अल्प आयु में शासक बना, अल्प आयु में शासक बना। दूसरी बात, इनके पिताजी का नाम क्या है, सांगा, राणा सांगा। माताजी का नाम क्या है, क्रमावती। और इसकी संरक्षिका, तो याद रखिएगा इसकी संरक्षिका है वो इसकी मां है, क्रमावती। क्योंकि विक्रमादित्य का पूरा प्रशासन जिसने चलाया था वो उसकी मम्मी है, कर्मावती ने चलाया था। ऐसा इतिहास में 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम संरक्षिका से, एक यहां और एक कहां पढ़ेंगे, पृथ्वीराज तृतीय के समय जब वो अल्पायु में राजा बनेगा तब उसका प्रारंभिक प्रशासन उसकी मम्मी चलाएगी, जिसका नाम है कर्पूरी देवी। विक्रमादित्य के समय एक घटना होती है। घटना ये होती है कि आप संत मीराबाई को जो पढ़ते हैं तब आप ये पढ़ते हैं कि मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया था, वो पिलाने वाला कौन है, विक्रमादित्य। इसीलिए विक्रमादित्य के समय संत मीराबाई ने हमेशा के लिए चित्तौड़ का परित्याग कर दिया था। आरएसएस बोर्ड में यही क्वेश्चन आया कि संत मीराबाई ने चित्तौड़ का परित्याग किया, उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे, विक्रमादित्य।
जैसे ही मीरा ने चित्तौड़ त्यागा, चित्तौड़ पर अटैक हुआ गुजरात के किसके? बहादुर शाह का। अगर मीरा रहती तो आज हम मीरा को नहीं पढ़ते। इसका मतलब इतिहास में प्रसिद्ध वो हुआ है जिसने अपना घर छोड़ा है। और आप अपना घर छोड़ के यहां आए ना, तो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है, वरना घर तो हर कोई छोड़ता है और वापस चला जाता है। मोटिवेशन। लिखो, अगली बात लिखो। हम्म। के अंदर मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया। मीराबाई ने चित्तौड़ का परित्याग किया हमेशा के लिए। अब यहां पर होगा गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण चित्तौड़ पर। क्यों होगा, क्या वजह है, कितनी बार होगा, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं। सुरेंद्र, कमेंट कहां हाइड कर रखा है? आपको किसी और के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं ना। और आपको केवल अपने ही कमेंट दिखने चाहिए, दूसरों से क्या है। वरना अभी अब लिखिए आप, गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण। गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण। बोर्ड पर देखिएगा। चित्तौड़ पर अटैक हो रहा है गुजरात के बहादुर शाह का। सबसे पहली बात तो यह है कि क्यों हो रहा है, और हो भी रहा है तो कितनी बार हो रहा है। तो वो तो आपको तीर से पता चली गया है, कितनी बार होगा? 2। अरे वाह, शाबाश। कब कब होगा? पहला आक्रमण गुजरात के बहादुर शाह का पहला जो आक्रमण है वो हुआ 1533 ईस्वी में। अच्छा, जिस समय आक्रमण हो रहा है उस समय चित्तौड़ का जो शासक है वो कौन है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन बनी है? उसकी मम्मी, जिसका नाम क्या है? कर्मावती। अटैक कब हो रहा है? 1533 में। अच्छा, गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर ही क्यों रहा है? क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह को चाहिए धन, पैसा चाहिए उसको, पैसे के लिए आक्रमण कर रहा है, बाकी कोई दुश्मनी है नहीं। पढ़ते आ रहे हैं हम शुरू से, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं रही है गुजरात के साथ। तो गुजरात के बहादुर शाह ने धन प्राप्ति के लिए 1533 के अंदर चित्तौड़ के जिस समय राजा थे विक्रमादित्य, उस समय आक्रमण की योजना बनाई। लेकिन इस बात का पता चल गया था कर्मावती ने, तो कर्मावती ने गुजरात के बहादुर शाह के पास मैसेज पहुंचवाया कि मतलब आप आक्रमण कर क्यों रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया? तो बोला आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। तब कहते हैं कि कर्मावती ने इसी गुजरात के बहादुर शाह को रणथंबोर किले की चाबियां दी और कहा ये लो चाबी, जितना धन चाहिए उतना लेकर जाओ। बेचारा 2-3 कैंपर लेकर आया होगा, भर के चला गया। बात कंप्लीट। यहां आक्रमणकारी कौन है? बहादुर शाह। लेकिन हुआ क्या?
हुआ ये कि कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंबोर किले की चाबियां सौंपकर संधि कर ली। बस। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कर्मावती ने गुजरात के किस शासक को रणथंबोर किला सौंपा था? बहादुर शाह को। या बहादुर शाह को रणथंबोर किला किसने सौंपा था? कर्मावती ने। जिस समय सौंपा उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? विक्रमादित्य। बस ये क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन वो तो भाई बात होगी, हिलेड़ कुत्तो है भाई। आप घर के बाहर से कुत्ता निकल रहा, आप उसको बुलाए और रोटी दे दी, इसका मतलब कल सेम टाइम उसी जगह वहीं आएगा, और रोटी नहीं देंगे तब तक भौंसेगा वो हमें। तो धन लेकर गया, धन समाप्त हो गया अगले साल, एक साल धन समाप्त हो गया। तो गुजरात के बहादुर शाह ने पता लगवाया कि पता करो चित्तौड़ का अभी भी राजा कौन है। तो पता चला अभी भी वही है, विक्रमादित्य। तो बोला बच्चा है वो, तो चलो फिर। तो अब गुजरात के बहादुर शाह का चित्तौड़ पर हो रहा है दूसरा आक्रमण। और ये जो दूसरा आक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है 1534वें 35 में। यहां पर एक घटना भी हो जाएगी। तो जिस समय दूसरा आक्रमण हो रहा है उस समय भी शासक कौन है चित्तौड़ के? तो विक्रमादित्य। और वही बात, विक्रमादित्य का पूरा प्रशासन चला रही है उसकी मम्मी, जिसका नाम है कर्मावती। तो कर्मावती ने वापस पता लगाया कि भाई ये अब वापस क्यों आया है। तो पता किया कि वही धन चाहिए। तो कर्मावती ने भी सोचा कि पहले रणथंबोर किला तो खाली हो ही चुका है, और यदि चित्तौड़ किला के धन भी दे देंगे तो फिर राजा काहे के। भाई जैसे हमारे मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं और पता लगे कि देश तो लुट चुका है, तो फिर काहे के प्रधानमंत्री। हाँ, सिंपल सी बात है। इसीलिए कर्मावती ने क्या किया कि इस बार बहादुर शाह के साथ संधि नहीं की, बल्कि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। हुमायूं को राखी भेजी, वे सहायता मांगी। क्योंकि हुमायूं के जो पिताजी थे बाबर, उस बाबर ने कर्मावती को बेटी कहा था, इसीलिए कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, वे सहायता मांगी। हुमायूं इस सोच में था कि सहायता करे या नहीं करें, दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन बीच में 4 लोग मिल जाते हैं। मिलते हैं ना, आप भी जब अपने घर से निकले थे यहां शहर की ओर, तो बीच में गांव वाले वो 4 लोग मिल गए थे। कौन जावे? बोल तैयारी करन। बोला तैयारी में ही कराए, लेकिन नंबर थोड़ी आयो। आप 4 उन लोगों के साथ में बैठ जाएंगे ना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो आपके दिमाग में 99% ये घुसा देंगे कि कहीं से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। कि क्या है, कोचिंग में पढ़ने से कौन सिलेक्शन होता है। और वही आप 4 लोग जो सफल हैं उनके पास में बैठ जाइए, वो आपको 99% दिमाग में ये घुसा देंगे कि एक बार अच्छे से कोचिंग वोचिंग कर ले और खुद पढ़, सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो तो संगति की बात है जी, आप किसके पास में बैठकर ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। तो हुमायूं को बीच में रोक लिया, बोला कहां जा रहा है? तो बोला वहां पर जा रहा हूं। तो बोला तेरा नाम देख, और जिसके खिलाफ तू जा रहा है उसका नाम देख। एक ही धर्म के लोग हैं ना ये, हुमायूं और कौन? बहादुर शाह। तो हुमायूं इस सोच में था, तब तक तो बहादुर शाह आ गया। और हुमायूं के जीवन की यह सबसे बड़ी गलती थी। यदि यहां पर राखी भेजने पर हुमायूं चित्तौड़ आ जाता, तो हुमायूं की खुद की कभी दिल्ली की गद्दी नहीं जाती। पता है ना, हुमायूं खुद पराजित हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन सा?
चौसा और बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का 1540। 1540 में हुमायूं की दिल्ली की गद्दी चली गई थी। उसमें हुमायूं की सहायता करने कोई नहीं आया था, क्योंकि ये खुद ही सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिल जाए दूसरे की हेल्प करना बहुत जरूरी है। आप जैसे हो जरूरी नहीं है आपके बच्चे वैसे बने। कल आपके बच्चों को जब हेल्प की आवश्यकता होगी तो लोग करेंगे। जब आप खुद ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी कौन करेगा भाई? ये इतिहास हमें बताता है। तो हुमायूं नहीं आया, इसीलिए कर्मावती की सहायता करने आया एक बंदा, बोला मैं आऊंगा। और कर्मावती की सहायता के लिए हुमायूं नहीं आया, लेकिन कौन आया? वो आया देवलिया का दीवान। देवलिया का दीवान जिसका नाम है रावत बाग सिंह। रावत बाग सिंह आया, और ये रावत बाग सिंह इतिहास में अभी तक जाना गया है 16 अलग अलग जाति की कन्याओं से विवाह करने के लिए। पता नहीं विवाह करने का शौक था, लेकिन अलग अलग जाति की कन्याओं से। तो अभी तक 16 कर चुका था, क्या पता 17वीं की प्लानिंग हो इसकी, जो भी हो। लेकिन यहां आया सहायता करने के लिए कौन? रावत बाग सिंह। इससे पहले ये रावत बाग सिंह सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भी आ रखा है। तो सांगा की सहायता के लिए भी आया, और किसकी सहायता के लिए आया? कर्मावती की सहायता के लिए आया, लेकिन मारा गया। आया और मारा गया। इसी घटना की वजह से चित्तौड़ में क्या हो गया? साका। और इतिहास में ये चित्तौड़ का कौन सा साका है? दूसरा साका। साका क्या होता है तो आप जानते हैं? जानते हैं? केसरिया और जोहर। केसरिया पुरुष करते हैं, जोहर महिलाएं करती है। जोर होगा कि नहीं होगा वो उस युद्ध के परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? तो वैसे तो आप पढ़ते हैं कि सर हुआ 1534 और 35 में। अब एग्जामिनर क्या करता है, कई बार ऑप्शन में ये साथ में दे देता है 34 या 35, वरना ऑप्शन में देता है 1534, या फिर ऑप्शन में क्या देता है 1535, देगा एक ही। लेकिन यदि हम जानकारी जुटाएं कि चित्तौड़ के दूसरे साका की तिथि का उल्लेख कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा तिथि का उल्लेख जहां से हमें मिलता है वो है पूर्व का ताम्रपत्र। यानी कि तांबे पर लिखा गया पत्थर। और वो किस समय का है? यह है 1535 ईस्वी का, यानी कि विक्रमादित्य के समय का है। पूर्व स्थान है भीलवाड़ा में, है ना। तो यह है पूर्व का ताम्रपत्र, जिसके अंदर चित्तौड़ के दूसरे साके की कौन सी तिथि का उल्लेख है। यानी कि इसके अंदर यह डेट मिलती है कि चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है ये कब हुआ है, तो याद रखिएगा 8 मार्च 1535 के अंदर चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। इस पूर्व के ताम्रपत्र में यह भी लिखा गया है कि कर्मावती ने जोहर करने से पहले, इसके अंदर उल्लेख है पूर्व के ताम्रपत्र में, कर्मावती ने जोहर करने से पहले, जोहर करने से पूर्व कर्ण तिवाड़ी नामक व्यक्ति को, कर्ण तिवाड़ी को एक हल भूमि दान में दी थी। यानी कि हम देख रहे हैं कि चित्तौड़ के जितने भी राजा हैं वो सब दान करने में परफेक्ट है, लेकिन यहां पर कौन है? कर्मावती ने दान किया। ये बात केवल किसमें है?
पूर्व के ताम्रपत्र में। और यही लाइन देकर पूछा था आरएसएसबी बोर्ड ने कि कर्मावती ने जोहर करने से पूर्व, यहां पर व्यक्ति का नाम नहीं पूछा था उसने उसने इतना सा दिया था, कर्मावती ने जोहर करने से पूर्व एक हल भूमि दान में दी, निम्न में से इसकी जानकारी कहां से मिलती है? पूर्व के ताम्रपत्र से। ठीक है, ये हमें यहां पर जानकारी मिलती है। तो चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? 1534 वे 35 के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अनुसार पूछे तो डेट आपके सामने ये है। अच्छा, ये जो चित्तौड़ का दूसरा साका हो रहा है, इस समय चित्तौड़ का शासक कौन है? तो याद रखिएगा, चित्तौड़ का जो शासक है वो है आपके विक्रमादित्य। इस समय आक्रमणकारी कौन है? तो याद रखिएगा, आक्रमणकारी जो है वो है बहादुर शाह। और कहां का है ये? गुजरात का। याद रखिएगा, केसरिया किसने किया था यहां पर? तो केसरिया किया था रावत बाग सिंह के साथ मिलकर सैनिकों ने। किसके साथ मिलकर केसरिया किया था? रावत बाग सिंह के साथ। हुमायूं तो आया नहीं ना सहायता करने, तो पूरी सेना किसके प्रशासन में चल रही थी? बाग सिंह। और जोहर किसने किया था? कर्मावती। बस, चली गई पुत्र को छोड़कर। कौन? कर्मावती। अब पुत्र का क्या होगा? अब यहां पर एक और बैकग्राउंड कहानी चल रही है, मैंने आपको बताया नहीं, अब बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी बात कंप्लीट। उतारिए इनको।
जैसे आपके पिताजी ने 1 बीघा खेत गोदान में दिया, इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ? नहीं, 1 हल का जैसे हमारे मारवाड़ क्षेत्र में आप बात करेंगे तो 4 बीघा हुआ करें। आपको पता है ना, हर क्षेत्र में अलग अलग बीघा होते हैं कि नहीं होते? हाँ, क्योंकि अलग, जैसे हमारे क्षेत्र की बात करूं तो नागौर आता है मारवाड़ में, तो मारवाड़ में अलग बीघा होता है। जयपुर रियासत ढूंढाड़ क्षेत्र में अलग बीघा होता है ना, मेवाड़ में अलग होता है ये। मैं तो कह रहा हूं हर राज्य में अलग अलग होता है, केवल एक ही चीज सेम होती है, और वो होता है कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं। तो 2.43 या 47, ये सब जगह समान होता है, बीघा अलग अलग लिया करें। तो आप टेंशन लेना नहीं, बस बताता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो ऐसे। ये लिख लिया? लिख लिया ना सभी ने? चलो, ये जो पूर्व का ताम्रपत्र है ना, जो एक अभिलेख है, इस अभिलेख में ये लिखा गया है कि कर्मावती ने जोहर करने से पहले एक व्यक्ति को 1 हल भूमि दान में दी थी, बस। जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में यदि मैं बात करूं, तो वो मरने वाला होता है, उसके पास में 100-200 बीघा जमी होती है, तो उनमें से कुछ भूमि जो है वो गांव वालों को गायों के लिए दान में दे देता है, ठीक है, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। और तो क्या हो। हाँ, रणजीत, 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? तो वो तो अलग अलग है ना। अब आप कौन से क्षेत्र में आते हो बताओ पहले मुझे, फिर मैं बता दूंगा। फिर मैं बताऊंगा, आप बोलेंगे नहीं सर हमारे यहाँ नहीं है। तो वो अलग अलग जिलों के अंदर आप अलग अलग पढ़ते हैं लगभग, क्योंकि जो जिला जिस रियासत का भाग था ना, वहां पर भी वो पहले अलग बात थी। अब यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है चित्तौड़ के दूसरे साके से, कि जब साका हुआ उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था और आक्रमणकारी कौन था। ये 2 अच्छे क्वेश्चन है, लिखो। (1532 और 33 के अंदर), ठीक है, शोभित शर्मा। हाँ,
चलो लिख लिए ये। तो यहां पर बात कंप्लीट होती है किसकी? गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण की। और राजा था विक्रमादित्य, इसकी जो संरक्षिका थी कौन? कर्मावती, वो भी चली गई। अब यहां बैकग्राउंड में एक और कहानी ये चल रही है कि जब सांगा की मृत्यु हुई थी तब यहां चित्तौड़ किले के अंदर बनवीर आ गया था। और बनवीर कौन है? अवैध संतान। कहते हैं कि जब बनवीर का जन्म हुआ था ना, तब सांगा ने उनको बाहर निकाल दिया था, बनवीर को। अब बनवीर वापस आ चुका है क्योंकि सांगा जा चुका है। बनवीर ने आते ही दो स्टोरी एक साथ में चलती है। बनवीर, हेडिंग डालो बनवीर, और बनवीर के बारे में लिखो अस्थायी राजा बना। ये क्यों बना, कैसे बना, वो देखो। बनवीर मेवाड़ का अस्थायी शासक। 1536 से लेकर 37। राजा बना कैसे? तो सबसे पहले तो बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो बनवीर है ये स्थायी राजा बनना चाहता था, इसीलिए इसने क्या किया कि यही बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। आपने वो देखा होगा एक सीन जो 7वीं 8वीं की बुकों में आता है ना, कि जहां पर बनवीर तलवार के वार से अटैक कर रहा है एक बेड पर सोते हुए छोटे बच्चे पर। हाँ, वही सीन है ये। तो बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि उदय सिंह की जो धाय माँ थी उसका नाम था पन्ना धाय। उस पन्ना धाय को जब पता चला कि ये बनवीर राक्षस इस उदय सिंह की भी हत्या करेगा जो कि मेवाड़ का अगला राजा बनने वाला है, तब कहते हैं कि उसी पन्नाधाय ने अपने पुत्र को वहां सुला दिया जहां पर उदय सिंह था, और उदय सिंह को वहां से निकालकर टोकरी में लेकर गई। अब ये बात कब की है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस उदय सिंह का जन्म तो हो रखा है 1522 में। कब हो रखा है? यानी कि जब सांगा थे तो सिंपल सी बात है बनवीर यहां था भी नहीं, और सांगा की मृत्यु हुई है 1528 में। कब हुई है? 6 साल का बच्चा तो मतलब काफी सारा समझने लग जाता है, नहीं लग जाता है क्या? उसके बाद में फिर रतन सिंह भी तो राजा रहा 1528 से लेकर 31। यदि यहां बनवीर होता तो रतन सिंह राजा थोड़ी बनता, मतलब यहां पर भी नहीं। 22 से लेकर 31 कितने साल हो गए? अच्छा, आपको तो आता नहीं है ना, सॉरी। 9 साल हो गए। कितने साल का बच्चा हो गया ये? 9 साल का उदय सिंह। अब यदि यहां पर ये चर्चा हम करें कि ये जो सीन चल रहा है, क्या पता ये सीन चल रहा होगा 1531 में, लेकिन कर्मावती है तब तक तो ये सीन है नहीं ना। और कर्मावती जोहर करती है 1535 में। 22 से लेकर 35 यानी कितने साल हो गए? 13 वर्ष का बच्चा हो गया। कौन? उदय सिंह। पता नहीं कैसे सुलाया, कैसे लेकर गया, वो तो चलो अलग स्टोरी, जो भी हो। लेकिन हो सकता है कि जिस समय कर्मावती थी उस समय की ये बैकग्राउंड कहानी चल रही है कि बनवीर मारना चाह रहा है किसको? उदय सिंह को। जो भी हो, आपको तो एग्जाम में याद रखना है कि बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा करते हुए अपने पुत्र
चंदन का बलिदान दिया, बलिदान दिया। इसीलिए पन्नाधाय को कहा जाता है त्याग व बलिदान की मूर्ति। पन्नाधाय गुज्जर जाति की महिला है। पहले मेवाड़ के या राजपूतों के जितने भी राजकुमार हुआ करते थे ना, तो राजा ये चाहता था कि मेरे बेटे का पालन पोषण गुज्जर जाति की महिला करे, क्योंकि किसी भी राजकुमार का पालन पोषण यदि गुज्जर जाति की महिला करती है तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा होकर आगे चलकर ये जो राजकुमार है ये सबसे बड़ा शक्तिशाली और वीर बनेगा। ये एक परंपरा थी। इसीलिए लगभग हम देखते हैं कि राजकुमारों की पालन पोषण के लिए जो धाई माँ हुआ करती थी वो गुज्जर जाति की महिला हुआ करती थी। और ये भी कौन है? गुज्जर जाति की महिला, जिसका नाम है पन्नाधाय। तो उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और किसकी रक्षा की? उदय सिंह की। अब यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि पन्नाधाय वे उदय सिंह को, क्योंकि पन्नाधाय उदय सिंह को उस टोकरी में लेकर कहां चली गई? कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ से कहां चली गई वो? कुंभलगढ़। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पन्नाधाय व उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण देने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा कि पन्नाधाय व उदय सिंह को आशा देवपुरा ने कुंभलगढ़ में शरण दी। शरण दी। तो अब सारे कुछ चले गए हैं, विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, उदय सिंह है नहीं, तो अस्थायी राजा कौन है? बनवीर कह रहा है कि देखो आपके वंशज का तो कोई रहा नहीं, मैं हूं किसका पुत्र? ये बनवीर किसका पुत्र है? नहीं नहीं, अपनी मां का तो है ही। पिता का नाम क्या है इसके? पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि राजपुताने का उडवा राजकुमार है। तब कहते हैं कि इसने यहां पर अस्थायी शासन चलाया और शासन के तहत इसने एक निर्माण करवाया था मंदिर का चित्तौड़ किले में। वो मंदिर कौन सा है? तुलजा भवानी का मंदिर। चित्तौड़गढ़ किला। और ये जो तुलजा भवानी है ये आपके किसकी है? शिवाजी की देवी, मराठा है ना उनकी। इसका मतलब इसकी मम्मी महाराष्ट्र से आई थी। चलो लिखो। तो पन्नाधाय का पेनोरमा कहां बनाया जा रहा है अभी? पिछले साल राजनाथ सिंह आए थे। राजनाथ सिंह कौन है? अपने राजस्थान आए थे ना। कौन है राजनाथ सिंह? रक्षा मंत्री। हमारे भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। वो आए थे और उन्होंने वहां पर ये उद्घाटन किया था पेनोरमा का, जो कहां पर है? पुंडोली गांव, चित्तौड़गढ़। आए होंगे, आते रहते। हाँ, याद आ गया आशा को, तारा भाई रूट कर चली गई थी।
लिख लिया। तो ये था बनवीर अस्थायी शासक। अब यहां पर एक युद्ध होता है जिसका नाम है मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? मावली का युद्ध। मावली का युद्ध लड़ा जाता है 1540 के अंदर। मावली जो स्थान है वो कहां पर है? और देखो ये मावली का युद्ध लड़ा भी किन किन के मध्य जाएगा? एक तरफ है बनवीर और एक तरफ कौन है? उदय सिंह। ठीक है, क्योंकि उदय सिंह का राज्य अभिषेक हो जाता है 1537 के अंदर। कहां पर? कुंभलगढ़ में। चित्तौड़ प्राप्त करने के लिए 1540 में बनवीर पर अटैक करता है और कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? मावली का। तो ये मैं आपको उदय सिंह के समय लिखा देता हूं। ठीक है, ये लिख लिया ना। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, मेवाड़ के महाराणा, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह की हम बात करते हैं तो टाइमिंग है 1537 से लेकर 1572। महाराणा उदय सिंह। तो चलिए महाराणा उदय सिंह की हम बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा इनका जो जन्म है वो हुआ है 1522 के अंदर। इनके पिताजी का नाम क्या है? सांगा। माता का नाम क्या है? कर्मावती। इसकी धाई माँ का मतलब पालन पोषण करने वाली, वो कौन है? पन्नाधाय। पन्नाधाय का पिनोरमा कहां बना हुआ है? पुठोली गांव है चित्तौड़गढ़ में। अब ये जो महाराणा उदय सिंह है, इनके बारे में एक कथन है। इनका राज्य अभिषेक तो कब होता है? 1537 में। कहां होता है? याद रखिएगा, मेवाड़ का ये पहला ऐसा राजा है जिसका राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ है। ये पहला राजा बन रहा है जिसका राज्य अभिषेक कहां हो रहा है? कुंभलगढ़ में। क्योंकि चित्तौड़ किसके पास है? बनवीर के पास। इसीलिए इसका राज्य अभिषेक कहां हो रहा है? कुंभलगढ़ की अभी दो विशेष बातें मैंने आपको बताई है अभी तक। एक तो ये बताई है कि इस कुंभलगढ़ किले में मरने वाला मेवाड़ का राणा कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा की हत्या हुई है यहां। और दूसरा ये क्वेश्चन कि राज्य अभिषेक पहली बार किसका हुआ है? उदय सिंह का। और जिसका जन्म होगा इस किले में वह है महाराणा प्रताप। तो इसके बारे में एक कथन है। उदय सिंह के बारे में एक कथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि सांगा राजा है। सांगा का टाइमिंग था कब तक? 1509 से लेकर 1528। ये सांगा का टाइमिंग ही था। और सांगा का जो टाइमिंग था वो बहुत अच्छा था। सांगा के बाद में राजा बना रतन सिंह। 2-3 साल रहा, कोई खास बात नहीं रही। फिर कौन बना? विक्रमादित्य। कोई खास टाइमिंग नहीं, मतलब इन समय की तो कोई खास बात है भी नहीं। ठीक है। और फिर कौन राजा बन रहा है? उदय सिंह। कौन बन रहा है? उदय सिंह। उदय सिंह का टाइमिंग है 1537 से लेकर 72। उदय सिंह के बाद में कौन बनेगा? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का टाइमिंग रहेगा 1572 से लेकर 97।
शासनकाल, इनका शासनकाल और इनका शासनकाल, इनका बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि सांगा ने किससे मुकाबला किया था? बाबर से। और महाराणा प्रताप ने किससे मुकाबला किया था? अकबर से। लेकिन उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। मेवाड़ का पहला राजा जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की है, कौन? उदय सिंह। और जब अकबर का चित्तौड़ पर अटैक हुआ था तो अकबर का सामना भी नहीं किया था इसने। हो सकता है कि अकबर से सामना करता तो प्रताप के समय अकबर आता ही नहीं। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने कथन कहा था कि सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। लेकिन उस पगले को कौन बताए कि सांगा और प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होते तो फिर प्रताप कहां से आते? कौन बताए उस पगले को? काश ये जिंदा होता तो आज पकड़ के यहीं लाता मैं, और कि बता इसका अर्थ क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है तुम? तो इसने कहा था, और ये कथन एग्जाम ने पूछ रखा है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने कहा कि सांगा और प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और उज्जवल होता? लिखो, आप लिखो, ये लिख लिया पूरा? नहीं लिखा? लिखो, पूरा लिखो, फिर ये कथन लिखना है। कथन में बोलूंगा, आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ एक बात और लिख लेना कि ये जो पन्ना धाय है ना, इसे त्याग व बलिदान की मूर्ति कहा जाता है। त्याग व बलिदान की मूर्ति। लिख लिए? बोलूं कथन? लिखो। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि कि यदि सांगा वे प्रताप के बीच, सांगा वे प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होते, सांगा वे प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, तो मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास ज्यादा उज्जवल होता। मेवाड़ का इतिहास ज्यादा उज्जवल होता। ठीक है, लिख लिया? यह कथन था किसका? कर्नल जेम्स टोड का। क्वेश्चन लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है। समय समय की बात होती है ना। हाँ? समय समय की बात है। अब सिंपल सी बात है, हमारे जैसे पिताजी रहे हैं, हम वैसे थोड़ी हो सकते हैं, या आप जैसे हो सकते हैं, कल चलकर आपके बच्चे थोड़ी होंगे। नहीं, बच्चे तो होंगे, लेकिन जैसा आपका टाइमिंग रहा वैसा थोड़ी रहेगा उनका। हो सकता है जून में स्ट्रगल आए, और क्या पता जून में स्ट्रगल नहीं आए, डायरेक्ट गृह मंत्री बन जाए। गृह मंत्री, हाँ,
आपके घर का मंत्री। अब देखो आगे, अब है उदय सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। किस प्रकार से कुंभलगढ़ की में राज्य अभिषेक होता है, कैसे चित्तौड़ प्राप्त करते हैं, फिर कैसे एक दोस्त के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती भी है और आगे चलकर दुश्मनी भी हो गई, और फिर इतनी गहरी दुश्मनी हो गई कि एक नया राज्य भी बसाना पड़ा। बहुत कुछ बातें हैं उदय सिंह से। तो सबसे पहले तो छोटी छोटी बातें आपको लिखा देता हूं। और एग्जामिनर आजकल कैसी बातें पूछता है, छोटी छोटी। देखो बोर्ड पर, उदय सिंह, उदय सिंह के समय की सबसे पहली यदि हम बात करेंगे तो वो बात रही है 1540 में। दूसरी बात है इनकी, वो है 1544 में। तीसरी जो बात है वो है 1557, और अगली जो बात है वो है 1559। ये चार तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ देखो, 1540 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया है जिस युद्ध का नाम है मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया है, मावली का युद्ध। और ये जो मावली का युद्ध है ये किन किन के मध्य लड़ा गया है, तो याद रखिएगा ये लड़ा गया है आपके, एक तरफ है उदय सिंह और एक तरफ कौन है, बनवीर। क्यों लड़ा जा रहा है, क्योंकि चित्तौड़ प्राप्त करना है। और इस युद्ध में याद रखिएगा उदय सिंह की सहायता के लिए कौन आया है, तो उदय सिंह की सहायता के लिए आया है मालदेव। आया और उदय सिंह क्या हुआ, विजय। विजय हुए, वे चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। पर अधिकार किया। ये तो बात हुई 1540। उदय सिंह जीत इसीलिए रहा है क्योंकि उदय सिंह के साथ खड़ा कौन है, मालदेव। क्योंकि उदय सिंह की सेना चित्तौड़ की है और चित्तौड़ में कौन बैठा है, बनवीर। मतलब यदि मालदेव नहीं होता तो उदय सिंह को कभी नहीं मिलता चित्तौड़, ऐसा इतिहासकार हमें बताते हैं। ये घटना है 1540 की। 1540 की ही एक घटना और है जिसकी वजह से ये दो अच्छे दोस्त बड़े गहरे दुश्मन हो जाते हैं। होता क्या है कि मालदेव की साली है एक ओह माय गॉड, ये क्या हुआ। तो मालदेव की क्या है कि साली है। तो मालदेव ऐसे गया था अपने ससुराल, तो ससुर जी से कहा, ससुर जी का नाम है जैत सिंह। तो जैत सिंह से कहा कि देखो ससुर जी, बात यान की है कि थंगाली बड़ी लड़की तो वैसे ही है ही, मुझे आपकी ये छोटी लड़की भी बहुत पसंद है, तो मेरी शादी इससे भी करवा दो। लेकिन फिर ये बात मालदेव के ससुरा को अच्छी नहीं लगी जैत सिंह को। जैत सिंह ने कहा वहीं बड़ी लड़की है, वहीं छोटी लड़की देंगे तो आपस में लड़ेगी। सिंपल बात है, एक औरत सब कुछ बांट सकती है, अपने पति को नहीं बांट सकती। हाँ, वाह क्या अनुभव बोलता है, यस हाँ जरा यस हाँ, सब कुछ बांट सकती है लेकिन पति को नहीं बांट सकती हो तो फिर जैत सिंह ने क्या कहा कि चलो आगे देखेंगे। तो मालदेव ये बात करके अपने ससुराल से कहा आगे वापस मार मार। पीछे से जैत सिंह ने क्या है कि नजर घुमाई और देखा कि आसपास में सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, तो दिखाई दिए कौन, उदय सिंह। उदय सिंह के जाकर पास में कहा कि ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी तो वहां है मालदेव के पास, और बड़ी बेटी से, छोटी बेटी से आप शादी कर लीजिए। तो उदय सिंह ने शादी कर ली। उदय सिंह शादी करके चला गया कुंभलगढ़। इसको कुंभलगढ़ में रहना अच्छा लगता था। ये बात मालदेव को पता चली कि ओ माय गॉड, धोखा। साली का नाम था वीरबाई, बहुत खूबसूरत हुआ करती थी ये, तभी मालदेव को पसंद आई। तो जब मालदेव को पता चला कि मेरी साली को कौन लेकर चला गया,
तो 1540 के अंदर मालदेव ने कुंभलगढ़ पर अटैक कर दिया था, और कुंभलगढ़ में उस समय कौन बैठा था? उदय सिंह। लेकिन उदय सिंह बाहर नहीं आया था, क्योंकि उदय सिंह को शादी करने के बाद में पता चला था कि ये वो है जिसको मालदेव पसंद करता है। तो फिर बाहर आए ही नहीं, बोला दोस्त है बेचारे को गम तो हो गई आएगा चला जाएगा तो उदय सिंह बाहर नहीं आया, इसीलिए मालदेव वापस मारवाड़ आ गया। तो मालदेव की पूरी कहानी हम पढ़ेंगे आपके मारवाड़। केवल इतना ही समझो कि यहां पर साली ने कबाड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये दो अच्छे दोस्त दो गेरे दुश्मन हो गए। आगे की बात, अच्छा, इस दुश्मनी का प्रभाव हमें यहां दिखाई देता है। 1544 के अंदर इतिहास में एक युद्ध लड़ा गया है जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया है? गिरी सुमेल युद्ध। और ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखिएगा, ये युद्ध हुआ था मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी। ये युद्ध हो कहां रहा है? मारवाड़ में। गिरी सुमेल जो स्थान है ये वर्तमान जेतरण तहसील में आते हैं। जेतरण वर्तमान के अंदर कहां पर आती है? ब्यावर में, ठीक है। तो ये युद्ध तो किन के मध्य लड़ा जा रहा है? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो यदि ये दुश्मनी नहीं होती बीच में तो उदय सिंह आता किसकी सहायता के लिए? और शेरशाह सूरी कभी ये युद्ध जीतता भी नहीं। लेकिन देखो कबाड़ा हुआ। इस युद्ध में मालदेव क्या हो गया था? पराजित। विजय कौन हुआ? जबकि उदय सिंह को मालदेव के साथ जाना चाहिए था, जबकि उदय सिंह ने इस गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। पूछा जाए आपको कि चित्तौड़ का पहला राजा जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की है वो कौन है? उदय सिंह। ऐसा मैं लिखूंगा, एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपको पूछेगा कि चित्तौड़ का वह पहला राजा जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की है, तो उदय सिंह। क्योंकि शेरशाह सूरी कोई मुगल नहीं है, शेरशाह सूरी अफगान है। ये गलती से दिल्ली का राजा बन गया। दिल्ली का राजा शेरशाह ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को। और गलती से बना है, गलती से बनते ही गलती से यहां आ गया। तो यहां पर याद रखने कि इसी शेरशाह सूरी की, इसीलिए ये बात आपको लिखी है। बाकी इस युद्ध का संबंध मेवाड़ से कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको पूरा डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। वरना आपके जहन में ये रह जाएगा कि गिरी सुमेल का युद्ध उदय सिंह ने किया है। ये तो केवल बात बताने वाली थी कि 1544 में ऐसा युद्ध हुआ, उस युद्ध की वजह से शेरशाह सूरी चित्तौड़ जीतना चाह रहा था। तो उदय सिंह सामने से गया और बोला, हाय हेलो नमस्कार, मैं खुद अधीनता स्वीकार करता हूं। तो 1544 के अंदर याद रखिएगा, उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। तो उदय सिंह चित्तौड़ का पहला शासक है जिसने शेरशाह सूरी या फिर अफगान, ये कौन है? एक अफगान शासक है, ठीक है। बस क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गिरी सुमेल युद्ध के समय चित्तौड़ का राजा कौन था? अब गिरी सुमेल का युद्ध तो लड़ा तो किन के मध्य जा रहा है? मालदेव और शेरशाह सूरी, जबकि बात कहां से पूछी जा रही है? चित्तौड़ से। ऐसे पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। चलो अगली बात है 1757 की। 1757 के अंदर क्या हुआ? एक युद्ध, यस 1557, सॉरी, अच्छा 1700 बोल दिए, 1557। और 1557 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है हरमाड़ा का युद्ध। 1557 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? हरमाड़ा का युद्ध। अच्छा, हरमाड़ा कहां है? तो आप इधर से थोड़े सिक्कर की तरफ निकलेंगे तो चोमू से जस्ट पहले आता है हरमाड़ा, देखा? जयपुर रियासत का भाग है ये हरमाड़ा। अभी वैसे वर्तमान में देखेंगे तो ये कौन से जिले में है? जयपुर ग्रामीण में हरमाड़ा।
हरमाड़ा का जो युद्ध है ये लड़ा गया है 1557 के अंदर। और ये हरमाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा जा रहा है तो याद रखिएगा, एक तरफ है उदय सिंह और एक तरफ है हाजी खां पठान। इस युद्ध में उदय सिंह पराजित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हाजी खां पठान की सहायता के लिए आया था राव मालदेव। बोला उसको हराना, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मेरा पुराना दुश्मन है वो। तो उदय सिंह क्या हो गया? पराजित। अच्छा, उदय सिंह यहां से पराजित होने के बाद में पता चला उदय सिंह को कि अब मुझे कोई ऐसा स्थान बसाना चाहिए जो मेरे लिए सुरक्षित हो, क्योंकि उदय सिंह सुरक्षित नहीं है। हो सकता है मालदेव जब भी मौका मिल रहा है, देखो किन किन के साथ आ रहा है वो। बाकी हाजी का पठान और मालदेव का कोई लेना देना नहीं है। यहां मालदेव इसीलिए आया है क्योंकि लड़ने किससे जा रहा है? उदय सिंह से। इसीलिए उदय सिंह ने स्वयं को सुरक्षित करने के लिए 1559 के अंदर एक नया नगर बसाया जिसका नाम है उदयपुर नगर की स्थापना की। स्थापना 1559 के अंदर। बस उतार लो, चार बातें हैं और चार बातें यदि याद नहीं करोगे तो नहीं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, वो याद नहीं। गिरी सुमेल, गिरी सुमेल कहाँ लिखवाएं? अच्छा, गिरी सुमेल हम मालदेव जो पढ़ेंगे उसमें लिखाऊंगा। यहां पर तो केवल मैंने समझाने के लिए पहले लिख दिया था, और साथ साथ में जिसने लिख लिया तो लिख लिया। हाजी खां पठान अजमेर। मावली वर्तमान में उदयपुर की तहसील है ना? उदयपुर की तहसील है एक। उदयपुर की तहसील है ये मावली। एक युद्ध है मावड़ा मंडोली का युद्ध, आमेर के शासक, कछावा शासक के समय लड़ा जाएगा। शेखावटी के अंदर है वो युद्ध।
मतलब ऐसा है कि दिल्ली के अंदर तो मुगल काल था, बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, और हुमायूं के बाद में बनना चाहिए अकबर। लेकिन चुनार रेगिस्तान है यूपी में, वहां का हुआ करता था शेरशाह सूरी, और बाबर ने भरे दरबार से बाहर निकाला था शेरशाह सूरी को। तब शेरशाह सूरी ने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मैं जीवित रह गया तो एक बार इन दिल्ली से मुगलों को बाहर निकाल दूंगा, और निकाल दिया से हुमायूं को। बाबर ने मरने से पहले अपने बेटे हुमायूं को कहा भी था कि तुम्हें और कोई परेशान नहीं करेगा जीवन में, वो चुनार का शेरशाह सूरी जरूर करेगा, और कर दिया उसने। और उसमें भी ऐसा है कि हुमायूं खुद शेरशाह सूरी पर अटैक करने गया था चौसा के युद्ध में, लेकिन चौसा का युद्ध लड़ा गया था करमाशा नदी के किनारे। उस करमाशा नदी में घोड़े सहित गिर गया था हुमायूं। उसको बचाने का कार्य एक भिस्ती ने किया था जिसका नाम था निजाम रुक्का। इसीलिए हुमायूं ने कहा था, वापस में कभी बादशाह बना तो तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाऊंगा, और निजाम रुक्का ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। इस वजह से शेरशाह सूरी बन गया था, क्योंकि वो घोड़े सहित नदी में गिर गया। हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, पता है ना, कामरान, 4 भाई थे हुमायूं। हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। हुमायूं ऐसा मुगल बादशाह हुआ है जिसने पूरा प्रशासन अपने भाइयों में बांट दिया। जब मुसीबत आई तो एक भी भाई काम में नहीं आया। इसीलिए हुमायूं की जगह कौन सा, शेरशाह सूरी बन गया था। शेरशाह सूरी भी ज्यादा नहीं रहा, 44 में गिरी सुमेल जीता, 1545 के अंदर कालिंजर अभियान पर गया था, हुक्का नामक बाण चलाते हुए ये भी मारा गया, वापस हुमायूं बना था। ये लिख लिया। अब यहां चित्तौड़ पर अटैक होगा किसका, अकबर का। अब आएगा अकबर, तो लिखो अकबर का चित्तौड़ अभियान क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे वैसे हो रहा है, वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो, अकबर का चित्तौड़ अभियान। देखो 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण कब हो रहा है। तो आपको डेट याद रखनी है, डेट पूछी गई है, तो आपको याद रखना है कि अकबर का चित्तौड़ पर जो आक्रमण हो रहा है वो है आपके 23 अक्टूबर 1567। दूसरी बात, अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण जो हो रहा है उसका कारण क्या है। अकबर का अचानक चित्तौड़ पर आक्रमण, वजह क्या है। वजह यह है कि अकबर जिस समय चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा है उस समय चित्तौड़ का शासक कौन है, उदय सिंह। कौन है, उदय सिंह। इसी उदय सिंह ने क्या किया है कि अकबर का एक दुश्मन है मालवा का बाज बहादुर, मालवा है ना, मालवा एमपी वाला एरिया, तो वहां का एक राजा है जिसका नाम है बाज बहादुर, जो कि अकबर का दुश्मन है। उसी को शरण दे रखी है किसने, उदय सिंह ने। खुद का जीवन तो वैसे भी मुसीबत से भरा हुआ है और उड़ते हुए तीर और ले रहा है ये कौन, उदय सिंह। यही तो है। अब जिसके घर पर बहुत सारे लोग आकर आक्रमण करने जा रहे हैं, उड़ता हुआ तीर लेने की कहां आवश्यकता है। तो उदय सिंह, कारण क्या है, कारण नंबर 1 है मालवा के बाज बहादुर को शरण देना। और यह शरण किसने दी है, उदय सिंह ने। और दूसरी, इसी अकबर का एक दुश्मन और है, और वो है आपके जेमल मेड़तिया। कौन है, जेमल मेड़तिया।
और जेमल मेड़तिया को भी क्या दे रखी है? को शरण देना। तो अकबर ने सोचा दोनों दुश्मन वही हैं, तो चलो फिर वहीं चलते हैं। इसीलिए अकबर ने कहां पर अटैक किया था? चित्तौड़ पर। अकबर वैसे हमारे राजस्थान में कभी आक्रमण करने आया नहीं है, यह पहला अवसर है जब अकबर आ रहा है। और अकबर का नाम सब सुन रखा है सबने, कि कोई अकबर है, कोई अकबर है ना? जैसे आप ऐसे नाम सुनते हैं ना कि भाई, सुन रखा है ना कि जैसे अभी सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? दाऊद। नाम तो सुन रखा है ना। और सोचो वो कभी अटैक करने आए तो वो हालत है। नाम सबने सुन रखा है किसका, लेकिन कभी अटैक नहीं किया, तो अटैक करने आ रहा है कौन? अकबर। देखो क्या हालत होती है। अच्छा, अकबर जब अटैक करने आ रहा है तो उदय सिंह तो यहां से चला गया। क्या आदमी है ये। गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। अब हो सकता है कि उस समय की क्या स्थिति रही है, केवल हम ये नहीं कह सकते कि उदय सिंह शायद अकबर का सामना करने से डर रहा इसलिए चला गया। क्या पता कोई और कंडीशन हो। क्या पता यहां से उदय सिंह का जाने का तात्पर्य यही है कि उदय सिंह यदि चित्तौड़ में रहा तो चित्तौड़ के लोग जिंदा नहीं रहेंगे। यदि उदय सिंह यहां से चला गया तो अकबर आएगा, इन दोनों को मारेगा और चला जाएगा। सोच ऐसी भी हो सकती है। लेकिन हुआ सब उल्टा है ना। अकबर ने यहां पर 30,000 लोगों को कटवा दिया। और क्या पता उदय सिंह होता तो ये नरसार नहीं होता। अब जो भी हो वो तो टाइमिंग की बात है, हो जाता है। यदि आप भी 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेते तो पिछली वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता। वो कंडीशन काम करती है ना। और क्या पता आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, फिर भी नहीं हुआ। वो तो अलग अलग है, तो इसलिए चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपकी तरह चिंता नहीं कर रहा है। कोई नहीं, वापस सीटी की तैयारी करेगा ये। तो गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। ये खुद गिरवा की पहाड़ियों में चला गया, लेकिन चित्तौड़ किसे सौंपा? अकबर जिस समय अटैक कर रहा है उस समय चित्तौड़ का प्रशासन चला रहे हैं 3 लोग। एक तो है कौन? जयमल मेड़तिया, जो कि मेड़ता का है, राठौड़। और एक है फत्ता सिसोदिया। तो ये दोनों संभाल रखे हैं यहां पर पूरी कमान। जब जयमल मेड़तिया के भतीजे को पता चला कि चाचा यहां है, तो भतीजा भी यहां आया है। और भतीजे का नाम है कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता। वो भी यहां रखे। तो ये चित्तौड़ का क्या चला रहे हैं? प्रशासन। अकबर करेगा आक्रमण। और अकबर चित्तौड़ पर अधिकार कब करेगा? कब करेगा? तो ये करेगा 25 फरवरी 1568 में। आक्रमण कब कर रहा है? अधिकार कब कर रहा है? जिस समय अटैक कर रहा है उस समय राजा कौन है? क्यों कर रहा है? और चित्तौड़ का प्रशासन कौन चला रहा है? ये उस समय स्थिति है वहां की। अब आक्रमण से क्या क्या हुआ तो वो तो हम आगे लिखेंगे। एक बार आप ये लिखिए ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है यहां। हाँ, पहले क्या है कि ऐसे मतलब युद्ध करने का भी एक तरीका हुआ करता था। भाई जैसे सुबह चाय वाय पी के 9 बजे हम भाले वाले लेके आ जाएंगे। फिर दोपहर को दोपहर के लिए रुक जाएंगे। मतलब 10-11 बजे खाना वाने के लिए रुकेंगे। अरे रुकते थे पहले, ऐसे अनाउंस होता था, रुको रुको खाना आ गया है? चलो पोया आ गया है। पहले एक बार बीच में चाय वाणी पानी आ जाता। अरे हाँ, आ जाता सच में। कि चलो चाय आएगी, चाय की केतली आएगी, चलो भाई चाय पी लो। आपका भी मन कर रहा है ना युद्ध करने का ऐसे तो? कि हाँ सर, उस समय हम भी होते।
लिख लिया। अब अकबर का जो चित्तौड़ पर आक्रमण हो रहा है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आएगी। जैसे अकबर के साथ में कौन आएगा, तो भगवन दास आएगा। भगवन दास के कहने पर यहां पर 30,000 लोगों को काट दिया जाएगा। यहां पर अकबर एक चित्तौड़ जीतने के बाद में एक सिक्का चलाएगा। अकबर की बंदूक है, उसका नाम है संग्राम। क्या याद करना पड़ रहा है? उस बंदूक को छेड़ेगा जयमल तो अचानक से एक गोली लग जाएगी पैर में। फिर कल्ला जी उनको कंधों पर उठाएंगे तो सब डबल हो जाएगा। जयमल के 2 हाथ और कल्ला जी राठौड़ के भी 2 हाथ, तो टोटल कितने हाथ हो गए? इसका एक सिर और उसका एक सिर, 2 सिर। 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता की उपाधि मिलेगी किसको? कल्ला जी राठौड़ को। देगा कौन? अकबर। कल पढ़ेंगे।